Hello, my name is Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have been 20 years of experience of teaching like NEET, JEE Mains, JEE Advanced etc. पिछले क्लास में हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कराए थे और नीट और बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराए थे और कुछ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए खुद से दिए थे। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा उसे सॉल्व करने का। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो राजेंद्र सर फिजिक्स यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको मेरे सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया। इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट एच। मैक्सिमम हाइट एच जो है अटेंड किया, मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर वी वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है। एंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी स्मूथ बॉल, और उसके बाद स्टेशनरी स्मूथ बॉल पर स्ट्राइक करता है। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द मैक्सिमम हाइट। तो और ग्राउंड पर फॉल करता है कहाँ, जस्ट वर्टिकल मैक्सिमम हाइट के जस्ट ग्राउंड पर, नीचे ग्राउंड पर, यहाँ पर। तो मान लेते ये पॉइंट ओ है, ये ए है, जहाँ कोलिजन हुआ वो बी है और ये सी है। एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर बॉल स्ट्राइक इज। तो वो ये हाइट पूछ रहा है कि कितना हाइट से फॉल किया ग्राउंड पर। तो पहले मैं इलास्टिक कोलिजन का मतलब बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन मतलब होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी। सपोज जैसे इस बॉल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ये बॉल आ रहा है स्ट्राइक करने के लिए। तो बॉल जब स्ट्राइक करने आ रहा है तो उसके दो कंपोनेंट है, एक यूएक्स है और एक वी वाई है। जब कोलिजन होगा तो ये बॉल जो कोलिजन किया है यहाँ पर, ये बॉल जस्ट 180 डिग्री से रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, नो लॉस ऑफ एनर्जी है और नॉर्मली स्ट्राइक किया है वॉल को, नॉर्मली स्ट्राइक किया है बॉल को। तो जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। और स्मूथ बॉल होने के कारण वी वाई में कोई चेंज नहीं आएगी, ना ही डायरेक्शन में ना ही मैग्नीट्यूड में। तो आप अच्छी तरह समझिए, यानी कि जब बॉल जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट है, यूएक्स यू वाई। यूएक्स और यू वाई। जब रिटर्न हो रहा है कोलिजन के बाद तब भी इसका यही है। अब यू इधर आ गया, यूएक्स इधर आ गया, रिवर्स हो गया, और यू वाई एज इट इज रहा। अब अगले पेज में आपको क्लियर करते हैं आगे की कंसेप्ट। तो ये पॉइंट मैंने ओ माना था जहाँ कोलिजन हुआ, उसे एम, जहाँ मैं इसे ओ माना था, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को ए माना था। यहाँ पर वी वाई हो गया 0 इनिशियल वेलोसिटी, और ये स्ट्राइक किया। तो केवल ये ध्यान रखना है कि स्ट्राइक के लिए जाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है, और हकीकत देखा जाए तो यहाँ भी यू ही एक्स ही है। जब प्रोजेक्ट किया गया था उसका एक कंपोनेंट यू एक्स यहाँ है,
तो ये एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, इसलिए यू एक्स हर पॉइंट पर सेम होगा। और एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी है, मतलब हर पॉइंट पर जी एक्ट कर रहा है जी। जब रिटर्न हुआ, अच्छा जब यहाँ कोलाइड किया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में इसे पॉइंट ए बी सी डी, तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया, इसके लिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, यू एक्स है, राइट। अब ये जब यहाँ से यहाँ गया तो ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हुआ। ये इसे हम मान लेते हैं ये एक्स हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी एक्स मानना हो क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं। अगर हम कहें कि ये जो मोशन हुआ ए टू बी, बी टू सी, तो ए टू बी होने में टाइम, इफ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A to B is T, then time taken to go from B to C इज ऑल्सो टी। क्यों मैंने बताया कि एक ही होगा, वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ये भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, यू एक्स है, टाइम मान लेते t1 है, अब टाइम t1 है, अब फिर दूसरे x के लिए लिखते जो ग्राउंड की तरफ ये x है, इसके लिए v वेलोसिटी क्या है, यहाँ इसका पार्ट निकालेंगे तो एक ux वेलोसिटी है यहाँ, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ इस तरह से है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ले जा रहा है तो ux ही है ये, और टाइम मान लेते हैं t2 है। अब बताएं जब x और x सेम हो, ux और ux सेम हो, तो फिर t1 और t2 क्यों नहीं सेम रहेंगे, तो विच इम्प्लाइज t1 इज इक्वल टू t2 एंड लेट दिस इज t से। फिर तब मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ AD, और फिर h के लिए निकालता हूँ h के लिए। तो AD निकालने के लिए पहले आइए यहाँ से मोशन फ्रॉम A to B and C, A to B and C, time taken is equal to 2t। क्लियर है ये कंसेप्ट, क्यों टू A to B में भी t है और B to C में भी t है। बट अब एस वाई यूज करें, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है, एच है हमारा,
ये कितना हो गया 0, क्योंकि वर्टिकल यहाँ पर देख लें, यहाँ से मोशन स्टार्ट है ए टू बी, बी टू सी, मतलब ए डी सी। तो ए पर कितना है 0, वर्टिकल मोशन कंसीडर किया है 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2t स्क्वायर। तब ये कितना हो गया 2g t स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन 1 मान लें। अच्छा, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक सेकेंड, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो ए डी, देन ए डी मीन्स वाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2g टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा h/4, राइट। तो अब h/4, तो स्मॉल h निकालनी थी, हाइट स्मॉल h। तो ये क्या हो जाएगा टोटल हाइट h माइनस ए डी वाई डिस्टेंस। यहाँ पर देख लें जरा एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक y। तो h माइनस वाई करेंगे तो g की h की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो गया h माइनस h/4 इज इक्वल टू 3h/4। तो ये हो गया आंसर। तो आंसर कौन हुआ, ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक पार्टिकल को, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड किया गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री। द स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी कहते हैं उस पाथ को जिस पाथ पर पार्टिकल मूव करता है। जैसे फुटबॉल को किक किया, तो जब फुटबॉल को किक करेंगे तो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इधर x मान लेते हैं, इधर y वेरिएबल मान लेते हैं। इन दोनों के बीच जो ट्रैजेक्टरी बनी है, पाथ बना है, वही ट्रैजेक्टरी है। द स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना क्या है, स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी वैरीज विथ टाइम t। तो यहाँ पर टाइम भी ले लेते हैं हम, यानी x मतलब यहाँ टाइम ले लिया। तो टाइम के साथ साथ कैसे कैसे स्लोप जो है वैरी करता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल है, उसका ये पाथ है, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो स्लोप कहलाता है। ये क्या हो गया, स्लोप। ठीक, और इसे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है ये टेंजेंट।
तो स्लोप का मेजरमेंट होता है, स्लोप होता है उसका मेजरमेंट होता है टेन थीटा से। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर थीटा बनाया एंगल, तो ये स्लोप है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मेजरमेंट कितना हुआ, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमेशा याद रखें आप। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल थीटा 0 है, फिर थीटा है, ये सब स्लोप के एंगल हैं। थीटा 0, थीटा, यहाँ पर थीटा 0 है, इस पॉइंट पर थीटा 0 है। ठीक, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में थीटा बढ़ते जा रहा है। तो सोचिए ग्रेटेस्ट स्लोप किधर है, यहाँ है और यहाँ है। तो पहले मैक्सिमम हाइट के पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेन थीटा जो है डिक्रीज कर रही है, तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ। ठीक, और यहाँ से यहाँ स्लोप जो है 0 है। यहाँ पर कितना है स्लोप, यहाँ पर स्लोप है 0, और फिर यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आप बताइए, यहाँ पर स्लोप का मेजरमेंट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट O पर टेन कितना है, थीटा 0, टेन थीटा 0 कितना होगा, तो इसको पैरेललोग्राम बना दें आप। मैंने कहा था ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी प्रेजेंट करता है। ये टेंजेंट जो है स्लोप भी है और वेलोसिटी v0 का डायरेक्शन भी बताता है। तो ये हो जाएगा, ये vy0 अपॉन vx0, vy0 अपॉन vx0। यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा कितना हुआ, अब कम हो गया है, ये हो गया vy अपॉन vx0। यहाँ पर vx0 इसलिए लिया है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, सो वेलोसिटी हर समय यही रहेगी, vx0, वेलोसिटी हमेशा यही रहेगा। तो अब यहाँ से पता चलता है कि टेन थीटा 0, ये जो स्लोप है इज ग्रेटर देन टेन थीटा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर स्लोप आके 0 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ स्लोप जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ स्लोप 0 है, यानी थीटा 0 है। तो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। उसके बाद लगातार उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम। यहाँ भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्लोप, यहाँ स्लोप निकालेंगे तो यहाँ भी यही हो जाएगा, टेन थीटा 0। ठहरिए 1 मिनट, तो यहाँ पर स्लोप जो हो जाएगा टेन थीटा 0 अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया, ये
ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब स्लोप का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं हम। था ध्यान देना आप कि किस तरह से स्लोप का इक्वेशन निकाला जाता है। इक्वेशन ऑफ स्लोप वेरिएशन विथ टाइम, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे एक, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ स्लोप के लिए, ठीक। तब ये टेन थीटा हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेन थीटा एट एनी टाइम वी वाई अपॉन यू एक्स नॉट। फर्दर वी वाई इज इक्वल टू होता है यू वाई मीन्स वी एक्स नॉट माइनस जी टी अपॉन यू एक्स नॉट, that is equal to Vx naught upon Vx naught, सॉरी Vy naught पर होगा Vy नॉट, और ये भी हो गया Vy नॉट माइनस जी अपॉन Vx नॉट। एक तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, एक ये कांस्टेंट क्वांटिटी हुई इनटू टाइम t, ठीक। तो टेन थीटा को इक्वेशन के रूप में अगर लिखना है, स्लोप का इक्वेशन के रूप में लिखना है, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक। ये तो टेन थीटा जीरो हुआ, ये टेन थीटा जीरो हुआ जो मैक्सिमम है। इसको इक्वेशन का इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट सी। ये हो गया m, और t को यहाँ जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि x है। तो सिमिलर इक्वेशन क्या बना स्लोप का? सिमिलर इक्वेशन y इज इक्वल टू c माइनस m t, t के जगह पर x रख दिया। तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ slope in form of straight line. This is equation of a straight line. और उस स्ट्रेट लाइन का m जो हुआ स्लोप हुआ, और m जो हुआ स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन में स्लोप दिया गया था स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आया है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर दो स्लोप नहीं हो सकते, एक टाइम पर दो स्लोप नहीं हो सकते, ये भी कैंसिल। तो ट्रू तो यही होगा, विजुलाइज करके बता सकते यही होगा। और ये है भी, देखो मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्लोप था टेन थीटा जीरो, मैक्सिमम के बाद यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, मैंने लिखा ना स्लोप डिक्रीजेज, और उसके बाद जीरो हुआ, जीरो के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सब क्लियर है आपको? तो यहाँ देखिए पहले स्लोप मैक्सिमम है और स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है स्लोप का इक्वेशन, इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हुआ, ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर जीरो हो गया स्लोप, ये स्लोप है मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गया, मैक्सिमम हाइट एच, ये पॉइंट क्या है एच, मैक्सिमम हाइट। अब फिर उसके बाद इंक्रीज किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ट्रू आंसर डी हुआ। यानी इक्वेशन जो आया था हमारा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एक्स मतलब यहाँ टाइम ही है, तो अगर x जीरो हो तो y इज इक्वल टू सी, ये है c, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक c है जी। थोड़ा और ये c है और ये माइनस c है मैक्सिमम पर आकर। खैर आप समझ गए हैं, इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताता, वो तो इक्वेशन बता देते हैं, बोलते हैं कि इसके अनुसार ये होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एक्यूट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, किसी प्रोजेक्टाइल को एक्यूट एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। एमंग द ग्राफ, इन ग्राफ के बीच में जो दिखाया गया है, द ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल विथ हाइट एच राइजन, मतलब इसमें वेरिएशन ऑफ स्लोप इसमें भी निकालनी है लेकिन विद हाइट। क्या निकालना क्या है? वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल विथ हाइट, विथ हाइट राइजन। क्या होगा यहाँ देखो, फिर वही ग्राफ में लेकर आया हूँ। अगर हाइट के अनुसार मानो, यहाँ पर हाइट जीरो है तो स्लोप मैक्सिमम है, एट एच इज इक्वल टू जीरो, स्लोप कितना हो गया? टेन थीटा जीरो, जो मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद स्लोप यहाँ पर हाइट एच पहुँचा तो स्लोप भी यहाँ डिक्रीज कर गया। फिर यहाँ पर स्लोप क्या हुआ? जीरो। यहाँ पर स्लोप क्या हुआ? जीरो। थीटा यहाँ पर क्या हो गया? जीरो, और स्लोप भी जीरो हो गया। अब इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ थीटा हुआ, पहले 0 डिग्री था तो एंगल यहाँ बढ़ के थीटा हुआ, थीटा से बढ़कर मैक्सिमम फिर थीटा 0 हुआ। अच्छा, ये हाइट के साथ चेंज हमें निकालना है। तो सेम हाइट पर स्लोप भी सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपवर्ड है स्लोप,
और ये डाउनवर्ड है स्लोप। तो एक पॉइंट पर अगर हाइट के अनुसार निकालेंगे तो एक समय में दो स्लोप बताएगा ये, एक अपवर्ड मोशन के लिए फॉर एसेंट पीरियड के लिए और एक डिसेंट पीरियड के लिए दो स्लोप बताएगा। दो स्लोप बताएगा तो इसका मतलब यह है कि ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही स्लोप बता रहा है। उसके बाद ये हो सकता है सही, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। एक हाइट पर दो स्लोप, ध्यान रखना हमेशा। अब इसके लिए इक्वेशन यूज करते हैं। मान लेते हैं मैं ये पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ कैलकुलेशन के लिए। एट हाइट h जो है, जो स्लोप है, तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx नॉट। अब यहाँ पर देखें v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस 2gh ये होता है। अगर हमने रूट हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gh। तब ये हो जाएगा v इनिशियल वेलोसिटी vy, सॉरी एक सेकेंड, Vx नॉट स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन Vx नॉट। इसको भी स्क्वायर करके आप ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर रख सकते हैं। तब यहाँ से फिर tan थीटा हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस। ये Vx Vy लिखना था, Vy, तो ये हो जाएगा रूट ओवर Vy नॉट अपॉन Vx नॉट स्क्वायर माइनस 2g y Vx नॉट स्क्वायर इंटू h। अब ये tan थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा कर दे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे। तो ये हो गया Vy नोट बाई Vx नोट, और ये tan थीटा 0 स्क्वायर हो गया। ये tan थीटा 0 स्क्वायर माइनस ये एक अनदर कांस्टेंट बना है, इसको अभी फिलहाल b लिख देते हैं, b इंटू और h को x, वेयर h इज इक्वल टू x। फिर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा 0 स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसे a लिख दे, a माइनस bx। तो ये तो पैराबोला को शो करता है, पैराबोलिक फॉर्म में ही है। यहाँ पर x जो है ध्यान रखना है कि हाइट के साथ है वेरिएशन।
तो यहाँ पर स्लोप हमारा मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक्स या ए माइनस बी एच। तो अगर h इक्वल टू एक्स अगर 0 हो तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा a, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी कुछ वैल्यू रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये डिफरेंस कम होगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, पैराबोलिक फॉर्म में है, इसलिए ये राइट आंसर हुआ। यहाँ देखो मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे h मैक्सिमम है, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर h मैक्सिमम है, मैक्सिमम h है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है 0। अब इसको अगर हम ऐसे जो ऐड कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा और अच्छे से ये, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ये जो प्रोजेक्टाइल बनाया था ना हमने, तो हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक राइज करता है, स्लोप बढ़ता है, अब वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है डिसेंड करने के वक्त, और एच पर स्लोप दोनों की 0 है। यानी यहाँ से यहाँ, सॉरी ये बता दिया आपको, यहाँ से यहाँ डिसेंड करने पर बढ़ता है स्लोप, और यहाँ से यहाँ भी डिसेंड करने पर स्लोप इंक्रीज होता है। तो ये बढ़ के कितना होता है 10 स्क्वायर थीटा 0। तो ये हो गया, ये जो ए दिखा है ना, ये हो गया ए, और ये जो पोर्शन है ये माइनस ए हो गया, राइट। ये एच इस पॉइंट को बताता है, याद रखना, ये पॉइंट को बताता है ये। और यहाँ से शुरुआत की ओर जाएंगे तो 10 थीटा 0 ग्रेटेस्ट स्लोप मिलती है, ये मिला यहाँ से यहाँ जाने पर नीचे थीटा 0 ग्रेटेस्ट, और यहाँ भी थीटा 0 ग्रेटेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bodies A and B are thrown simultaneously from the different floor of a tower having distance d between them। तो एक टावर है, वहाँ से 2 बॉडी थ्रो किए गए हैं, एक इस तरह से थ्रो किए गए हैं, एक सेकंड, हाँ, एक यहाँ से थ्रो किए गए हैं ए, और एक यहाँ से थ्रो किए गए हैं बी, और डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस डी है दोनों के बीच में, ठीक। टावर हैविंग डिस्टेंस डी बिटवीन देम, वेलोसिटी ऑफ ए यू है, इसकी वेलोसिटी कितनी है यू है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज यू बी। यू बी यू ए को प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए, और ये बीटा।
विथ हॉरिजॉन्टल इफ टू पार्टिकल कोलाइड इन मिड एयर, अगर मिड एयर में कोलाइड करे तो क्या होगा। मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऐसे, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल आया, मान लेते दोनों यहाँ पर कोलिजन हुआ, ये सी पॉइंट मान लेते हैं। तो इसमें एक खास बात ये है देखने को कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है और साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया यानी टाइम सेम है। माने डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बता देता हूँ। मैंने बताया था कि अगर x मैंने बताया था अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम हो, तब वेलोसिटी जो है वो भी सेम होना चाहिए उस डायरेक्शन में, यानी यू ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू यू बी एक्स, तभी इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स जो यहाँ तक हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स सेम होगा, टाइम भी सेम है। इसमें टाइम टी लगा यहाँ पर कोलिजन करने में, तो इसमें टाइम टी लगा है। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये भी एक्स किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। तो यूए को हम ब्रेक करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ए कॉस अल्फा इक्वल टू यू बी कॉस बीटा। तो यहाँ से यू ए बाई यू बी, यू ए अपॉन यू बी क्या हो जाएगा, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। दिस इज द राइट आंसर। ये है राइट आंसर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू बॉयज स्टेशन एट ए एंड बी, दो लड़के हैं, एक पॉइंट पर हैं, एक बी पॉइंट पर हैं। फायर बुलेट फायरिंग करते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ एट ए बर्ड स्टेशन एट सी पॉइंट पर एक बर्ड है, उसको एम लेकर फायरिंग करते हैं। एक का एंगल विद वर्टिकल 53 डिग्री है ए का, और बी का 37 डिग्री विद वर्टिकल है। तो बोथ द बुलेट फायर बर्ड साइमल्टेनियसली, वीवी इज इक्वल टू 60 यूनिट दिया हुआ है, वीवी इज इक्वल टू 60 यूनिट। द वैल्यू ऑफ वी है, तो यहाँ ध्यान देना कि अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, जहाँ पर चिड़िया बैठी है उसकी हाइट के बराबर, यानी एच के बराबर होना चाहिए, ठीक। और इसकी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, एच होना चाहिए। तो अगर एच होना चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस एच इज सेम फॉर बोथ, हाइट जो है दोनों के लिए सेम है, इसलिए क्या होना चाहिए, वी ए वाई कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू वी बी वाई कंपोनेंट, राइट।
क्योंकि जब वेलोसिटी सेम रहेंगे तब तो सेम हाइट जाएंगे और एक साथ अटैक करेंगे, तो टाइम भी सेम है, एच भी सेम है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे y कंपोनेंट में ये cos और ये sin आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वी ए साइन 53 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा तो साइन नहीं cos आएगा। ये हुआ ना 53 डिग्री, तो एक कंपोनेंट इस साइड लेना होगा, इसका भी कंपोनेंट इधर की ओर लेना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तब ये हो जाएगा वी ए cos 53 डिग्री इक्वल टू वी बी cos 37 डिग्री, विच इम्प्लाइज वी ए तो निकालना ही है इंटू cos 53 डिग्री हो गया 3/5 इज इक्वल टू वी भी कितना है 60 इंटू 4/5। इस 5 ने इस 5 को मार दिया, तो अब वी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 60 इंटू 4/3 एंड दैट इज इक्वल टू 80 यूनिट। सो वी ए कितना आ गया 80 यूनिट। ये हुआ राइट आंसर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैंने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने थे, आज मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर ए रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग, consider a rubber ball freely falling from height h 4.9 meter onto a horizontal elastic plate. Assume the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic, then the velocity as a function of time and height given by, ये क्या होगा ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये 3rd है, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, 8, 9 और ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बजाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहले की तरह इस बार भी जो है, अगर कोई बातें नहीं समझ में आई हो, कहीं दिक्कत हुई हो, तो हमें जो है ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। आज की